नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास अब सिर्फ 2 महीने हैं, सितंबर और अक्टूबर, और इन 2 महीनों में उन्हें बिहार का निर्णायक चुनाव हर कीमत पर मैनेज करना होगा। अगर बिहार वो मैनेज करते हैं, जीत लेते हैं, तो चारों तरफ का जो प्रेशर मोदी पर बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को रिलीज करने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर बिहार मैनेज नहीं हुआ, एनडीए हारती है, राहुल गांधी तेजस्वी चढ़कर जीत लेते हैं इस चुनाव को, तो नवंबर के बाद मोदी जी के लिए परेशानियों की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जिस तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे करते चले जा रहे हैं सबूतों के साथ, उससे आयोग और सरकार, आयोग और बीजेपी दोनों एक साथ कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और नौबत यहां तक आ चुकी है कि अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सवाल उठाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि साक्ष्य संकेत दे रहे हैं, सबूत बता रहे हैं कि 25 सीटों पर खेल हुआ है और प्रधानमंत्री चोरी के वोट से कुर्सी पर बैठे हैं। और दोस्तों, पिछले 15-20 दिनों से जिस तरह से देश में एक राजनीतिक तूफान सा उठता दिख रहा है, सवाल दर सवाल मोदी से हो रहे हैं, संसद बार बार ठप हो रही है, एक राजनीतिक संकट सा दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन सरकार 11 साल में पहली बार एक कमजोर जमीन में खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे वक्त पर मैंने आज इस देश के बड़े जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, जिन्होंने पिछले 40-50 वर्षों से राजनीति को बहुत करीब से देखा है, जिनके विश्लेषण सुने जाते हैं, योगेंद्र यादव जी को आज मैंने बुलाया और उनसे मैंने पूछा है कि देश किस तरफ जा रहा है, राहुल गांधी का रास्ता क्या है और मोदी क्या उस रास्ते पर सामने टकरा रहे हैं, और आगे होने क्या जा रहा है राहुल वर्सेस मोदी के इस दौर में। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा है, साख गिर रही है, धूल में मिल रही है, बिहार में जिस तरह का मंजर हम देख रहे हैं, ये देश वाकई किस तरफ बढ़ रहा है। अब योगेंद्र यादव जी का मानना था कि 11 साल में उन्हें भी पहली बार मोदी बेहद प्रेशर में दिख रहे हैं, नर्वस दिख रहे हैं, और उनका एक ये भी कहना है कि अगर बिहार मोदी नहीं जीते तो ये प्रेशर जो है, जो मोदी पर बन रहा है, ये रिलीज़ नहीं होगा। एक और बड़ी बात योगेंद्र जी ने कही, उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार अगर निकला एनडीए के हाथ से और कहीं यूपी भी निकल गया, 2027 में ही चुनाव है शुरुआत में, अगर यूपी भी निकला, बिहार भी निकला, तो फिर इस सरकार का, मोदी सरकार का जो 240 सीटों पर खड़ी अल्पमत में, इस सरकार का आगे चलना बहुत मुश्किल होगा। यानी कहीं ना कहीं योगेंद्र जी को लगता है कि यूपी और बिहार हारने के बाद मोदी जी कितने दिन सरवाइव करेंगे, यानी उनकी सरकार, इस पे बड़ा सवालिया निशान है। और बहुत आसानी से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि योगेंद्र यादव की हर बात पर गौर करिए। एक ऐसी पिक्चर आपको दिखने जा रही है जहां मोदी कहां खड़े हैं आज की तारीख में, राहुल गांधी कहां खड़े हैं, और ये जो मोदी बनाम राहुल गांधी या विपक्ष बनाम सरकार की जंग है, जिसके बीच में सिर्फ 15-20 सीटों का ही फासला है, 15 सीट इधर से उधर हुई खेल हो जाएगा। योगेंद्र यादव को सुनिए, आयोग पर वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए, गड़बड़ियों पे क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए, सारे सीन को आप एनालाइज कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा देश किस तरफ बढ़ रहा है। मेरा जो पहला सवाल है, 11 साल में अगर हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं, 2014 में देखते हैं जब वो बहुमत में थे, 2019 में उनका बहुमत और बढ़ा, 2024 में बहुमत उनका घटा, वो अल्पमत में आ गए, नायडू नीतीश की बैसाखियों पर यह सरकार चल रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने चढ़ाई कर रखी, जिस तरह से रोज विपक्ष घेरता चला जा रहा है और संसद ठप पड़ी है, मोदी शाह के पास जवाब नहीं है। आपको लगता है कि विपक्ष पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा अगर दबाव में सरकार को ला रहा है तो ये वही वक्त है? और क्या आपको ये भी लगता है कि मोदी एक बहुत कमजोर जमीन पर खड़े हैं अपने करियर में, अपने पॉलिटिकल करियर में? शुक्रिया दीपक भाई। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 15-20 दिन से जो हो रहा है
वो मोदी सरकार को इस तरह से कटघरे में रख रहा है, मोदी सरकार और उसके जुड़े हुए जितने भी अंग हैं, जैसा हमने पहले नहीं देखा था। इसकी एक झलक हमने देखी थी जब 2024 चुनाव के बाद संसद का सत्र शुरू हुआ था। जी। उसमें अचानक मणिपुर के सवाल पे घिरे थे, विपक्ष को एक नया उत्साह था, एक नया एग्रेसिवनेस थी, लेकिन वो सब महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद धुल गया। इसलिए नहीं कि जनमत बदल गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का मोरल डाउन हो गया। और पिछले 4-5 महीने से लग रहा था कि नहीं, ऑपोजिशन उस स्थिति में नहीं है, बीजेपी दोबारा उसी तेवर में दिखाई दे रही थी, मोदी जी उसी तरह के काम कर रहे थे। जी। लेकिन अब 4-5 चीजों ने अचानक घेर लिया है। पहला तो है ट्रंप और अमेरिका। अब आप कितना ही इस पे चाशनी चढ़ाइए, कितनी ही इस पे स्पिन बॉलिंग कीजिए, लेकिन सच तो है कि जिसके आप तलवे चाटने को तैयार थे, उसने आपको दुत्कार दिया। अब इस सच जी। पे आप कितनी चाशनी चढ़ा सकते हैं, तो संभव नहीं है। हर तरह से कोशिश की और क्या क्या इस देश को बताया गया कि ट्रंप और मोदी की यारी है और पहली बार ऐसी घनिष्ठता हुई है, अब की बार ट्रंप सरकार, और ये सब जी। होने के बाद जिस तरह का व्यवहार किया है, उसका कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। देश की विदेश नीति में भारत कभी भी इतना अकेला नहीं पड़ा है जितना कि आज है। उस सब को लेके ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। और जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में बातचीत का, चर्चा का जवाब देने से मुकर जाते हैं, चुपचाप से पतली गली से निकल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हालत बहुत पतली है। योगेन जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। आपका ये मानना है कि 11 साल में मोदी सबसे कमजोर जमीन पर खड़े हैं, हर तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन इन्हीं 11 सालों में मैं एक और परिवर्तन देख रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि 11 साल में राहुल गांधी पहली बार अपने घर पर सारे अपोजिशन को बुलाते हैं। और चाहे ममता बनर्जी के लोग हों या शरद पवार, इस उम्र में नासाज उनकी तबीयत है, फिर पहुंचते हैं, वो भी पहुंचते हैं। उधर उद्धव ठाकरे मुंबई से जो कभी आते नहीं, वो राहुल गांधी के यहाँ पहुंचते हैं। स्टालिन की पार्टी के लोग आते हैं। सारे के सारा जो अपोजिशन है राहुल गांधी के सामने इकट्ठा होता है। उसमें तेजस्वी हैं, उसमें अखिलेश यादव है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के नेता नहीं है, अब पूरी तरह से समूचे विपक्ष को लीड कर रहे हैं? राहुल गांधी को आप किस तरह से अब देख रहे हैं? जैसा मैंने पिछली बार भी जिक्र किया कि नई संसद का जब पहला सत्र हुआ, उसमें राहुल गांधी बोले और वहां पहली बार ये लगा कि अब वो पूरे विपक्ष के नेता की तरह बोल रहे हैं, अब केवल कांग्रेस पार्टी के नेता की तरह नहीं बोल रहे। और आपको याद होगा उस चर्चा में जो हुई थी, उसमें विपक्ष के दूसरे दलों के नेता कह रहे थे हमारे नेता राहुल गांधी ने ये कहा है इत्यादि। तो एक खास तरह की जुगलबंदी दिखाई दी थी, जो उसके बाद कुछ महीनों में टूटती दिखाई दी, बिखरती दिखाई दी। लेकिन अचानक, और राजनीति में वही होता है, 1-2 हफ्ता इतना बड़ा समय होता है कि चीजें एकदम बदल जाती हैं। तो अगर आप यही सवाल मुझसे 1 महीना पहले पूछते, तो मैं कहता कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं जो आपने बताया है। 2 चीजें, एक तो ये डिनर डिप्लोमेसी जो उसका एक प्रतीक बनती जी। है, ये सब चीजें प्रतीक होती हैं, जिससे पता लगता है कौन कहाँ है, कौन किसके साथ जुड़ा है, कौन किससे अलग खड़ा है। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी ने अपने तमाम पब्लिक पोजीशंस में 1-2 बार को छोड़ के, उन्होंने बीच में कुछ केरला में टिप्पणी कर दी थी जो लेफ्ट पार्टीज पे। जी। बाकी 1-2 ऐसी वाकयात को छोड़ दिया जाए, तो कुल मिला के उन्होंने केवल एक दल के पार्टीजन लीडर की तरह होने की बजाय पूरे विपक्ष की बात को रखने की कोशिश की है। और दूसरा, संसद में उनके बयानों में एक संजीदगी है। जब उन्होंने इकोनॉमी पे चर्चा शुरू की थी, जब ये प्रस्ताव आया था बजट के बाद, तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए गलतियां हमसे भी हुई हैं, मैं नहीं कहता कि केवल आपकी सरकार ने गलतियां की हैं, हमने भी गलतियां की हैं। और कुल मिला के इस देश में बेरोजगारी में ये स्थिति है। तो ये एक बहुत ही एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडर की बात है, जहां आप देश के सामने ईमानदारी से चीजों को रखते हैं। और खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने सरकार को, ये जो इंडो पाक वॉर 4 दिन की थी, उस पे जिस तरह से आड़े हाथों लिया, तो उसमें स्पष्ट था कि एक वो लीडर है जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जिसके पास सूचना है, जिसके पास पर्सपेक्टिव है, और जिसे भरोसा है कि सब लोग उसके साथ हैं। तो निश्चित ही राहुल गांधी के
काम में, उनकी भाव भंगिमा में पहले से बेहतर काफ़ी कुछ बदलाव आया है। लेकिन उसकी परीक्षा अभी भी देखिए होनी है 3 जगह पे, बिहार में, बंगाल में और आसाम में, क्योंकि तीनों जगह टंटा है। बिहार में सबसे कम है और मुझे विश्वास है कि बिहार में महागठबंधन के इकट्ठा होने में और टिकट के बंटवारे में बहुत टंटा नहीं पड़ेगा। लेकिन बंगाल में बहुत बड़ा टंटा है, आप जानते हैं। जी। उसको कैसे सुलझाएं। और असम में हालांकि कांग्रेस मुख्य दल है, लेकिन 11 और पार्टियां हैं जो कि महागठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और उनको साथ लेने में अभी भी कई तरह के पेच हैं। तो वहां यदि राहुल गांधी किसी तरह से अपने एक कद का इस्तेमाल करके, एक बड़े दिल का इस्तेमाल करके एक बड़े नेता के रूप में इमर्ज करते हैं और जोड़ते हैं, तो निश्चित ही ये देश के ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी, आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि राहुल गांधी पीक परफॉर्मेंस पर हैं इस वक़्त और उनका जो प्रदर्शन है पिछले कई बरसों में एकदम अलग है। मतलब राहुल गांधी खुद को रीडिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा जो है वो बिहार, बंगाल और खासकर असम में होगी, ये आपका मानना है। अब राहुल गांधी पे बात चली रही है तो एक सवाल मैं राहुल गांधी से जुड़ा, जहाँ राहुल गांधी सुर्खियाँ बने हुए, सिर्फ देश की नहीं विदेश की। ये जो बैंगलोर का उन्होंने खुलासा किया कि ये है बीजेपी का मॉडल, इस तरह बीजेपी रिगिंग करती है, इस तरह से बीजेपी चुनाव जीतती है। और कल उन्होंने कहा, बेंगलोर में ही कल उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि 25 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जो जीत की मार्जिन है वो 35,000 33,000 से कम है, यानी बहुत कम अंतर से बीजेपी जीती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मुझे इसका डेटा मिल जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि मिस्टर मोदी बेईमानी से, चोरी से प्रधानमंत्री बने। आपको लगता है ये जो बेंगलोर का आपने मॉडल देखा, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, दस्तावेज भी जरूर आपने देखे होंगे, आपको लगता है कि गड़बड़ हुई 2024 में और राहुल गांधी का जो खुलासा है उस तरफ संकेत देता है? ये कितना सीरियस मैटर है और क्या योगेन जी आपको भी शक होता है? दीपक भाई, मैं थोड़ा सा प्रस्तावना दे दूं, क्योंकि चुनाव देखने का काम मैंने आज से शुरू नहीं किया। 1977 में पहली बार जी चुनाव जी देखा था, बच्चा जी, था। बिल्कुल। नहीं, मैं कह और रहा हूं योगेन जी, 1989 आपसे से बेहतर कोई हिंदुस्तान में व्यक्ति ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और चुनाव बहुत को भी समझते हैं। तो बहुत आप बुजुर्ग तो भी हैं। आपसे कर आपसे बेहतर तो कोई जवाब दे नहीं सकता इसका। 1989 से मैंने चुनावों को प्रोफेशनली जी पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में लिखना शुरू किया, टिप्पणी शुरू की। और जब 90 के दशक में शेषन आए, चुनाव आयोग स्वतंत्र हुआ, चुनाव आयोग का नाम सुन के सरकारें कांपती थी, उस जमाने में मैं चुनाव आयोग को डिफेंड करता था और ये लगभग 2004-5 तक चला। मैंने दुनिया में भाषण दिए, दुनिया में कहा कि देखो, अगर आपको चुनावी प्रक्रिया किसी गरीब देश में, कम शिक्षित देश में भी किस तरह से स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं, उसका मॉडल देखना है तो आप इंडिया आइए। मैंने दुनिया में इस पे लेक्चर्स दिए, हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के बारे में। और सच ये है कि जब चुनाव आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, ये 2000 में थी सर शायद, तो चुनाव आयोग ने दुनिया भर के कोई 70 चुनाव आयुक्तों को बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके सामने बताऊं कि भारत के चुनाव की क्या जी विशिष्टता है और भारत का चुनाव आयोग क्या करता है। उनका हम अपने मुंह से बोलेंगे ठीक नहीं, कोई स्कॉलर जी बोले। मैंने वो सब जी किया। आज जब मैं पलट के देखता हूं वो चुनाव आयोग और आज का चुनाव आयोग, एक चुनाव आयोग वो जो कि शेषन, MS गिल, लिंगदो इत्यादि चलाया करते थे, और एक आज की ये त्रिमूर्ति जो कि चला रही है। सच ये है कि धूल में मिला दिया है इन्होंने। ओह क्योंकि मैं चुनाव का एक वो रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं, मैंने हमेशा एक एहतियात बरता है कि लोग चुनावी जो भी चुनाव हार जाता है, कई बार गुस्से में, झुंझलाहट में, जी खींच में वो आरोप लगा देते हैं। उन आरोपों को गंभीरता से आप नहीं ले सकते और आमतौर पे ऐसे आरोप बड़े हवाई किस्म के आरोप होते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि भाई देखिए, चुनाव बहुत पवित्र संस्था है, इसके बारे में आरोप लगाने से पहले आप प्रमाण दीजिए। और कई मेरे दोस्त इस पे नाराज भी हुए हैं दीपक भाई। कई बार लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही, मुझसे कहा देखिए जी गड़बड़ हुई ना, आप कह दीजिए। मैंने कहा ना, मैंने जांच की, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। कहते अरे आप तो विपक्षियों की तरह, आप तो बीजेपी की तरह जांच कर रहे हैं इसकी। मैंने कहा नहीं, ऐसे मामले में आपको
वकील की तरह नहीं, जज की तरह जांच करनी होगी। तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि चुनावी धांधली के बारे में आरोप में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत ऊंचा होना चाहिए। परसों जो राहुल गांधी ने किया वो जी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो उस स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को मीट करता है जिसकी जरूरत है। इससे पहले भी बातें हुई हैं, हरियाणा के बारे में भी हुई। आपने कहा क्या मुझे शक हुआ? मुझे पहली बार शक मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुआ। मैंने घूमा था वहां, ओके। और जो परिणाम आया, बीजेपी जीत गई, वो बड़ी बात नहीं, जीत हार होती रहती है, लेकिन जिस मार्जिन से बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती यू वो वर जमीन शॉक्ड। पे कहीं नहीं था। तो मैं पहली बार शॉक हुआ और मैंने लिखा कि कुछ समथिंग फिशी अबाउट इट, दाल में कुछ काला है। लेकिन मेरे हाथ में एविडेंस नहीं था, तो मैंने वही कहा कि मुझे दाल में काला लगता है, अपने आप में प्रमाण थोड़ी हो सकता है। हरियाणा में फिर मुझे लगा दाल में काला है, और महाराष्ट्र में लगा, और मैंने लिखा, मगर प्रमाण हाथ में नहीं थे। महाराष्ट्र में कुछ प्रमाण आए वोटर लिस्ट में धांधली के, जी। लेकिन ये जो बेंगलोर के बारे में राहुल गांधी ने किया है, ये पहला एक व्यवस्थित प्रमाण है। इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? नंबर एक, देश के विपक्ष का नेता पूरी गंभीरता से इस बात को कह रहा है। नंबर दो, जनरल आरोप लगाने के बजाय स्पेसिफिक आरोप लगा रहा है, फला कॉन्स्टिट्यूएंसी, महादेवपुरा, उसमें इतना। नंबर तीन, प्रमाण का जो वॉल्यूम है, लाखों पेज के प्रमाण है, ये छोटा मोटा प्रमाण नहीं है। और जो क्वांटम ऑफ डिस्क्रिपेंसी है, ये नहीं कि आपने दो बूथ उठा लिए, कहा देखो इस दो बूथ के अंदर गड़बड़ हो गई, नहीं। अब वो कह रहे हैं कि कुल 6 लाख वोट, महादेवपुरा बहुत बड़ी असेंबली सेगमेंट है, 6 लाख की असेंबली सेगमेंट है, वहां पे कम से कम 1 लाख वोट की हेराफेरी है। अब ये छोटा अमाउंट नहीं है बहुत, तो ये एक गंभीर पद के व्यक्ति द्वारा गंभीर तरीके से लगाए हुए स्पेसिफिक एलिगेशन है, जिसके साथ एविडेंस है, और क्वांटम ऑफ एलिगेशन इतना बड़ा है कि उससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता। उसका एक ही जवाब हो सकता है कि चुनाव जी। आयोग कहे कि आपके प्रमाण आप दीजिए, हम इसकी जांच करेंगे। और अफसोस ये है कि वो करने की बजाय चुनाव आयोग ने वो सब काम किए हैं जिससे लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, बजाय ये कहने के कि ठीक है, देखिए आप संवैधानिक संस्था है, मान लीजिए कोई विपक्ष का नेता उल जलूल आरोप लगा रहा है, आप क्या कहेंगे? संवैधानिक संस्था के नाते आप कहेंगे आइए, आपका स्वागत है, आप प्रमाण लेके आइए, हम एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाएंगे, क्योंकि हम इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि चुनाव में कोई हेराफेरी नहीं होती। आपके आरोप मुझे व्यक्तिगत रूप से उलझुल भले ही लगते हो, लेकिन मैं उसकी ऐसी जांच करवाऊंगा ताकि पूरी दुनिया देखे, देश देखे, और हर एक का विश्वास बन जाए। उसके बदले में क्या कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग दंगल में पहलवान की तरह भूमिका अदा कर रहा है। अबे आओ, अबे तुम एफिडेविट लेके आओ, काल एफिडेविट ठोकर नहीं है। लेके आते तो माफी मांगो देश से। अरे ये तो अमित मालवीय की भाषा है भाई, ये चुनाव आयोग की भाषा कैसे हो सकती है इस तरह की चीजें करना? इन सब चीजों से शक होता है ना आपको। जी। तो एक तरफ प्रमाण है, दूसरी तरफ जिसपे आरोप लग रहा है उसका व्यवहार है। उसका व्यवहार इतना संदिग्ध है कि वो चुनाव आयोग का हर जवाब राहुल गांधी की बात को पहले से ज्यादा पुख्ता करता है। चुनाव आयोग हर तरह से ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, राहुल गांधी को जो शक था वो बिल्कुल सही था। आप ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम था, सॉलिड एविडेंस दिया, पुख्ता सबूत उन्होंने देश के सामने रखे, और उसका जो क्वांटम है, उसका जो अमाउंट है, बहुत ज्यादा था। यहाँ पर जो सवाल रह गया, जो 25 सीटों की राहुल गांधी ने कल बात की कि प्रधानमंत्री बेईमानी से, चोरी से बने 25 सीटों पे हेरफेर हुआ है, मुझे ये 25 सीटों का डेटा चाहिए। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये डेटा देगा, या ये डेटा कतई नहीं देगा, चाहे कुछ हो जाए? देना चाहिए, 25 का नहीं, चुनाव आयोग को कहना चाहिए हम 543 का देते हैं, आप ढूंढ लीजिए। अगर चुनाव आयोग को कोई डर नहीं है तो भाई कौन सी चीज मांगी जा रही है? अगर कोई कहे कि मुझे ये डेटा दीजिए कि किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया, तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए ना भाई, ये हमारा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं देंगे, ये कॉन्फिडेंशियल है। इसके अलावा कोई डेटा देने से क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? क्या बात है? फॉर्म 17 देने में क्या दिक्कत है आपको भाई? जो मांगा जा जी। रहा है ये तो सब सार्वजनिक सूचना है ना, ये तो आपको स्वयं देनी चाहिए। कोई मांगे उससे पहले आपको दे देनी चाहिए थी। जो व्यक्ति 25 का मांगे उसको 250 का पकड़ा दीजिए। अगर आपको पास छुपाने को कुछ नहीं है
तो जी। क्यों नहीं चुनाव आयोग करता ये बात? और ये बात सिर्फ यही नहीं, बिहार पे आप देखिए खेल क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिहार के एसआईआर में एक भी आप जज साहब ने कहा कि आप 15 लोग ले आइए जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है, आप उनको हमारे सामने लाइए, हम कुछ एक्शन लेंगे। और पता है उसके बाद से क्या हो रहा है? चुनाव आयोग मृत व्यक्तियों की लिस्ट देने से साफ इनकार कर रहा है। और ओके। उस चुनाव आयोग ने इंश्योर किया है कि आज भी 1 तारीख को लिस्ट जारी हुई है। आज हम 9 तारीख को बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पे पिटीशन फाइल हो चुकी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा चौथे पांचवें दिन के भाई कोर्ट ही हमें दिलवा दे सूचना। अभी भी चुनाव आयोग ने एक भी व्यक्ति का नाम रिलीज नहीं किया है। उन 22 लाख में से चुनाव आयोग आपको और मुझे बता रहा है कि चिंता ना करें, 22 लाख लोग तो मरे हुए थे। हम कह रहे हैं अच्छा 22 लाख का आप नाम दे दीजिए, हम चेक कर लेते हैं। वो नाम नहीं देगा। तो ये हर जगह हो रहा है, हर तरफ। मैंने आपको हरियाणा का मिसाल बताया, महाराष्ट्र का बताया। और याद रखिए, जी। जब लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात आई थी कि फॉर्म 17A में जो आंकड़े हैं, फॉर्म 17C के जो आंकड़े हैं, उसका मिलान कर लिया जाए। और तमाम समूहों ने मांगा, जनतांत्रिक समूहों ने, कि ऐसा कीजिए फॉर्म 17C को आप सार्वजनिक कर दीजिए। कोई छुपी हुई चीज है नहीं, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि हम विपक्षी जितने भी दलों के प्रतिनिधि वहां होते हैं उनको हम एक कॉपी देते हैं, तो कोई कॉन्फिडेंशियल सूचना तो नहीं है ना। आप उस सारे को एक सेंट्रल सर्वर में डाल दीजिए। चुनाव आयोग ने नहीं होने दिया। तो आपका प्रश्न का जवाब है, मुझे लगता है चुनाव आयोग ये सूचनाएं नहीं देगा। देगा तो इस तरीके से देगा कि आप उसका विश्लेषण न कर पाए। और ऐसे हर कदम से हमारी जो छवि है वो पहले से खराब होती जाती है, विश्वसनीयता घटती जाती है। और जैसे मैंने कहा, जिस संस्था ने इस देश के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा दी थी, मैं आपको बता नहीं सकता दीपक भाई, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि इंग्लैंड में इलेक्शन कमीशन नहीं हुआ करता था। सन 95 तक इंग्लैंड में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं था। ओके। फिर वहां इलेक्शन कमीशन बना, और वो इलेक्शन कमीशन जो बनाने वाली टीम थी वो भारत आई। और मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें अगर इलेक्शन कमीशन बनाना है तो तुम भारत से सीखो। अब एक भारतीय के लिए कितना गर्व का क्षण रहा होगा कि मैं ब्रिटेन वालों को बताऊं कि देखो तुम इलेक्शन मैनेजमेंट हमसे सीख लो, हमारे इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, तुम ये चीजें सीखो। जब अमेरिका में, आपको याद है, फ्लोरिडा वाला केस हुआ था, जॉर्ज बुश वाला, तो उसमें मैंने हंसते हुए कहा था कि अब भारत को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए अमेरिका को चुनाव सिखाने के लिए। एक वो जमाना था और एक अब ये जमाना आ गया है। तो सच में कहूं, अब इस त्रिमूर्ति के बारे में क्या बोलूं, कुछ अपशब्द बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन चुटकुला बना दिया है इन्होंने भारत के चुनाव आयोग को। और हर तरह के चुटकुले व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। आपको उसमें से एक सुना देता हूं, आपने भी देखे होंगे। चुटकुला है कि चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया है कि हमारा बीजेपी से गठबंधन हुआ है। चुनाव आयोग कहता है हम बाहर से समर्थन देंगे, अंदर से नहीं देंगे। अब बताइए, आज से 15-20 साल पहले कल्पना कर सकते थे कि कोई व्यक्ति ऐसा करे? कमियां थी, मैं नहीं कहता कि चुनाव आयोग आदर्श था। चुनाव आयोग में ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई, 1-2 लोगों की जो नहीं होनी चाहिए थी। नवीन चावला जो कि गांधी परिवार के नजदीक थे, उनकी नियुक्ति हुई, मेरे विचार से सही नहीं था। मैंने तब भी कहा था, बाद में भी कहा। MS गिल चुनाव आयुक्त बनने के बाद मंत्री बने, ठीक नहीं था, इलीगल नहीं था, लेकिन मर्यादा के अनुरूप नहीं था। मगर किसी ने यह पलट के नहीं कहा कि उन्होंने चुनाव आयुक्त रहते हुए कांग्रेस का कोई फायदा किया, है ना। तो कमियां थी, लेकिन कमियों के बावजूद चुनाव आयोग ने अपना चरित्र बना के रखा था। लेकिन जब से अशोक लवासा वाला कांड हुआ है 2019 में, अशोक लवासा ने जुर्रत की थी एक नोट ऑफ डिसेंट देने की, उसके बाद उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चे के साथ जो किया गया, उसके बाद से हर कोई सहम के बैठा हुआ है। और जो मानता नहीं है वो चुपचाप रातों रात इस्तीफा देके चला जाता है, जैसे अरुण गोयल चले गए थे। तो सारा देश जानता है कि क्या हो रहा है। तो इस त्रिमूर्ति ने तो बिल्कुल धूल में मिला दिया इस देश के इलेक्शन कमीशन की इज्जत को। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप, मैं देख रहा हूं इमोशनल होते चले जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूं थोड़ा विशुद्ध राजनीति पे बात करूं। और विशुद्ध राजनीति पे मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बिहार में ये जो वोटर लिस्ट का खेल हो रहा है,
कि हर कीमत पर ऐसा लगता है जैसे मोदी जी जीतना चाहते हैं और एकदम पर्दे के सामने आ गए। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ पर्दे के पीछे, हरियाणा में पर्दे के पीछे, लेकिन अब पर्दे के सामने आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, मोदी जी हर कीमत पर बिहार क्यों जीतना चाहते हैं? देखिए, बिहार में अगर बीजेपी 2024 में बिहार जीती है और अगर बिहार नहीं जीत पाती है तो बीजेपी के लिए एक तरह से रिवर्सल शुरू हो जाएगा। और दूसरा, ये जो हमने बिल्कुल शो के शुरुआत में बात की थी कि जितनी हालत पतली इस वक्त सरकार की है, आंतरिक सुरक्षा के सवाल पे, विदेश नीति के सवाल जी। पे, अर्थव्यवस्था के सवाल पे, ऐसे में कुल मिला के एक ही तर्क बचता है कि भाई जनता हमारे साथ है, मोदी जी पॉपुलर है। वो जिस दिन गड़बड़ा गया तो उसके बाद इनके पास कुछ बचाने को रहेगा नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं एसआईआर को केवल बिहार से जोड़ के नहीं देखता। देखिए, एसआईआर जो है वो पूरा देश भर का फैसला है, बिहार केवल पहला प्रयोगशाला है, ये स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग कहता है। एसआईआर के बारे में बहुत गलतफहमी है लोगों को लगता है कि बिहार में कुछ गड़बड़ हो रही थी, इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि चलिए हम बिहार में थोड़ा ठीक से छानबीन करवा लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एसआईआर पूरे देश के लिए फैसला है और बिहार से ज्यादा मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह की नजर बंगाल और आसाम पे है, क्योंकि वहां असली खेल होगा एसआईआर की मदद से। तो इसलिए जो एसआईआर में हो रहा है ये दरअसल किसी एक राज्य की वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं है, ये भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो यूनिवर्सल शब्द है उसको धीरे से इरेज करने की कोशिश है। ये हमारा ये टेक्टोनिक शिफ्ट है हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो आर्किटेक्चर है उसमें। और ऐसा शिफ्ट है जिसका एक बार नहीं, कम से कम अगले 20-30 साल तक जिसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। क्योंकि इस शिफ्ट होने से जिन लोगों का वोट कटेगा उनमें बीजेपी के भी वोट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसमें बीजेपी विरोधियों की संख्या ज्यादा होगी और जिनका वोट कतई नहीं कटेगा वो सब बीजेपी के समर्थक हैं। तो ये जो है, देखिए, बीजेपी बहुत बड़ा खेल इस वक्त कर रही है और हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में देख रहे हैं। बिहार से जो योगेन जी खबरें आ रही हैं, अभी ताजा मैं सर्वे देख रहा था, आज ही एक सर्वे आया है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो एनडीए को वीक दिखा रहे हैं और वो उनका ये भी लॉजिक है कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, पार्टी बिखरी हुई है, यानी जो बीजेपी की जीत के प्रतीक रहे नीतीश कुमार, वही इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी हैं। बिहार में बीजेपी के हारने के, एनडीए के हारने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट हो गया इस वोटर लिस्ट की वजह से। अगर बिहार, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर बिहार मोदी जी के हाथ से निकलता है तो क्या आपको लगता है कि स्थितियां ज्यादा खराब होंगी? और जहां तक नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते तो जेडीयू आपको टूटती हुई दिख रही है? दीपक भाई, कई चीजें हैं जिनके बारे में थोड़ा और सोच के धीरे धीरे हमें अपना समझ बनानी चाहिए, अभी एकदम कूदना नहीं चाहिए। मैं केवल 3 बातें कहना चाहता हूँ। सच बात यह, मैं बिहार बहुत बार गया हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इस वक्त केवल एसआईआर पे है। मैं तो पूछता ही नहीं कि कौन किसको वोट डाल रहा है, वोट किसी को मिलेगा या नहीं, मेरा तो कभी तो चिंता केवल यही है। 3 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पहला ये कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, तो एनडीए में और महागठबंधन में 1% का फासला भी नहीं था, आधे प्रतिशत से भी कम था। पूरे प्रदेश में केवल 12,000 वोट का फासला था। याद रखिए, इतना कड़ा मुकाबला था। नंबर 2, वेरी टफ फाइट। सब लोगों को लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी हार गई, लेकिन बिहार पे तो उनका वर्चस्व कायम है। ये बात सच है सीटों के टर्म्स में, लेकिन अगर आप एक वोट के विद्यार्थी हैं मेरी तरह, तो आप देखेंगे कि वोट का स्विंग कितना हुआ था। और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में आइडेंटिकल स्विंग था, दोनों में एनडीए के विरुद्ध एग्जैक्टली 7% वोट हिला था। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में मार्जिन बीजेपी के पास केवल 12% का था, तो 7% के स्विंग से 7 दूनी 14, तो वहां पे इमारतें ढहनी शुरू हो गई। बिहार में चूंकि इनिशियल मार्जिन 21% का था, तो इसलिए 7% स्विंग होने के बावजूद सीटें बीजेपी की बच गई। लेकिन स्विंग हुआ है, एग्जैक्टली जनमत का रुझान उतना ही बदला था बिहार में जितना कि उत्तर प्रदेश में।
तो ये मत समझिए कि बिहार में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो बिहार बिल्कुल उसके मुहाने पे है। और तीसरी बात ये, एक बात तो तय है, ये नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है और ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। ये अब नीतीश कुमार को रिप्लेस करने का चुनाव है। ओके। हर व्यक्ति जानता है, बच्चा भी जानता है, नीतीश कुमार भी जानते होंगे कि बीजेपी नीतीश कुमार को मजबूरी में ढो रही थी। अब इस चुनाव के बाद बीजेपी की रणनीति ये रहेगी कि, और ये आज की बात नहीं है, जहां जहां बीजेपी ने जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन किया है उसको खा लिया है, उसको खत्म किया है, चाहे वो असम गण परिषद हो, चाहे वो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो राजस्थान जैसे इलाकों में जनता दल हो। बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है, एक कुछ समय उनके पहले पहले हाथ मिलाओ, फिर गले लगो, फिर ऐसे बाहुपाश में कर लो कि वो खत्म हो जाए, आप में मर्ज हो जाए। तो ये चुनाव उस ट्रांजिशन का चुनाव है। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, अगर नीतीश की पारी समाप्त होती है तो आपको जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या लगता है? क्योंकि वन मैन शो था, जैसे नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है। क्या आपको लगता है कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है नहीं? जदयू का भविष्य क्या होगा? और मैं इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि जदयू की बैसाखी पर मोदी जी चल रहे हैं। एक बैसाखी जदयू की लगी हुई है। तो अभी से जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि जदयू के अंदर बीजेपी के लोग हैं, दिल्ली में भी हैं, राज्यसभा चलाने में भी है, लोकसभा चलाने में भी है, और बीजेपी बहुत समझदारी से काम करती है। तो बीजेपी ऐसा नहीं करती कि जब आपने उस पार्टी पे कब्जा करना है तो आप चुपचाप से बैठे सोचते रहें और जिस दिन कब्जा करना हो उस दिन सोचना शुरू करें। बीजेपी रणनीति वाली पार्टी है। तो अभी से मैं समझता हूं कि जदयू में ऐसे लोग कायम हैं, नामों की चर्चा हम ना करें तो ही अच्छा होगा जी। ऐसे लोग कायम हैं जो कि जदयू में रहते हुए बीजेपी का खेल खेल रहे हैं। और कल को यदि जदयू को उठा के बीजेपी में शामिल करना हुआ, जैसे कि शिवसेना के साथ हुआ, या तो दो फाड़ कर दिए या उसको शामिल कर लिया, तो उसके लिए बीजेपी ने तैयारी कर रखी है। एक चरित्र रह गया इस पूरी राजनीति में आज की तारीख में, बड़ा अहम चरित्र है, नायडू बाबू। नायडू बाबू, आपको क्या लग रहा है अगर मोदी धीरे 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 कमजोर होते चले आ रहे हैं, मान लीजिए बिहार हाथ से निकला, बंगाल नहीं जीत पाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी है, लोग कहते हैं आरएसएस में मोहन भागवत उनसे नाराज चल रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी है जो ट्रम्प पॉलिटिक्स कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। नायडू बाबू, अगर मोदी कमजोर होते हैं भविष्य में, क्या नायडू बाबू जो एक डिसाइसिव फैक्टर है सरकार को चलाने में, क्या वो दाएं बाएं हो सकते हैं, या अभी नायडू बाबू जिस रास्ते में चल रहे हैं वहीं चलेंगे? दीपक भाई, पहले दिन से मेरी ये राय रही है कि नायडू बाबू और जेडीयू पे बहुत ज्यादा उम्मीद न लगाएं। दोनों बहुत प्रैग्मेटिक हैं। जेडीयू को तो मैंने कहा था बीजेपी खा जाएगी, नायडू के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन नायडू बिल्कुल प्रैग्मेटिक आदमी है, उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उन्हें पता है उनका नंबर नहीं आने वाला है। उनको ले दे के मतलब है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश में सरकार चलाने से और बिजनेस से। और उनको केंद्र सरकार से सिर्फ एक ही मतलब है कि मुझे जो कुछ चाहिए, वो स्कीम हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, सरकारी पैसा हो सकता है, गैर सरकारी पैसा हो सकता है, उन्हें ले दे के उससे मतलब है। नायडू जी का कोई प्रेम नहीं है मोदी जी और शाह जी से, ये बात आप याद रखिए। याद रखिए कि नायडू को जेल में डाला गया था और अपने आप को जेल में डालने के लिए नायडू जिम्मेवार वाईएसआर रेड्डी को नहीं ठहराते हैं, वो अमित शाह को जिम्मेवार ठहराते हैं जी। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है गलियारों में कि नायडू की लगभग। लेकिन कभी योगेन जी कभी मौका आया कि नायडू के इधर से उधर जाने में चीजें हो रही, तो क्या वो रिस्क ले सकते हैं, और जहां ऑफर उनको बड़ा हो? नायडू का इतिहास बताता है कि वो मैनेजर है, वो एक राजनेता नहीं है, वो रिस्क नहीं लेते हैं। और वैसे भी रिस्क लेने से उन्हें, मतलब देखिए ना, कल को मान लीजिए सरकार बदलती है तो वो नायडू जी को ऐसा क्या दे देगी जो उन्हें आज नहीं मिल रहा। तो मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में, दो चीजों के बारे में मैं आश्वस्त नहीं हो पाता हूं, और मेरे कई साथी उत्साहित रहते हैं, मैं आश्वस्त नहीं हो पाता हूं। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि मैं दिल्ली के गलियारों की चीजों को थोड़ा कम समझता हूं। ये एक तो काफी दोस्तों को लगता है कि नहीं, आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा खेल होने वाला है और मोदी जी को साइडलाइन किया जा सकता है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता कि ऐसा होगा, एक कठिन काम है। इसलिए कि बीजेपी पे जिस तरह का चंगुल है इन दोनों का,
उससे बाहर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। तो तनाव है, आरएसएस में तनाव, आरएसएस बीजेपी में खूब तनाव है, हर तरह की चीज है, लेकिन आरएसएस के लिए मोदी जी को रिप्लेस करने की सोचना कम से कम आज की स्थिति में, या बिहार हार भी जाए तब भी मुझे मुमकिन नहीं लगता। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश हार जाते हैं तो बात अलग हो सकती है। वो चलिए इसी पर बात खत्म करते हैं। आपकी ही बात पर मैं बात खत्म करता हूं। उत्तर प्रदेश हार जाते, क्योंकि वो भी ज्यादा दूर नहीं है, 27 में ही है। उत्तर प्रदेश हार जाते फिर क्या होता है? हाँ, तब खेल बदल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हारने का मतलब, अगर आप बिहार हार जाते हैं और उत्तर प्रदेश हार जाते हैं तो फिर मतलब आपको 2029 के चुनाव की तस्वीर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वहां खेल बदल सकता है। अभी उत्तर प्रदेश से पहले कोई भी निष्कर्ष जल्दबाजी में निकालना नहीं चाहिए। बड़ी बात योगेंद्र जी ने कही। उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश का जब तक चुनाव नहीं हो जाता, उसके नतीजे नहीं आ जाते, तब तक मैं किसी निष्कर्ष पे या कोई भी किसी निष्कर्ष पर नहीं जा सकता। लेकिन अगर बिहार हाथ से निकला और यूपी हाथ से निकला, फिर एक मोदी की राजनीति या बीजेपी की राजनीति फिर दो राहे पर आकर खड़ी हो सकती है और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ये इनका कहने का मतलब, यानी जो क्रूशल एक जो कट ऑफ मार्क दे रहे हैं योगेंद्र जी, वो 2027 है। 2027 है, आप कह सकते हैं 2024 और 29 के बीचों बीच 2027। तो एक उसकी इन्होंने एक संकेत दिया। बाकी चीजें योगेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बताई कि ये जो एसआईआर है, जो वोटर लिस्ट में खेल हो रहा है, या वन डे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इस तरह की जो प्लानिंग बीजेपी करी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म इस देश पर, इस मुल्क पर राज करने की प्लानिंग है। किसी तरह से, किसी हद से विपक्ष को साइडलाइन करके ये प्लानिंग है। और एक और बड़ी इन्होंने बात ये कही है कि कहीं ना कहीं जहां तक नायडू की बात है, नायडू जैसे लोग मीडिया में कहते रहते हैं कि नायडू नवंबर के बाद हो सकता है कोई फैसला लें, अगर जेडीयू टूटती है तो शायद नायडू फैसला लें। योगेंद्र जी का कहना है कि नायडू इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ गुड मैनेजर, और मैनेजर रिस्क नहीं लेते हैं, ये वो कह रहे हैं। योगेंद्र जी आए, बहुत विषयों पर बात हुई, खुलकर बात हुई। आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।